हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 से रिलेटेड फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनाउंस किया था हमने ये फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट भी किया। इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेशन दिया है। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने उन टॉप परफॉर्मर्स के नेम्स रखने वाला हूं। साथ ही साथ वो जो टॉप 100 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखे थे, उन 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा मैं। सेकेंडली, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर होना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों के सामने हमने यहाँ पे रखा था ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, और इसके अंदर जो टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं। सबसे नंबर 1 पे आते हैं पीयूष मिश्रा, इन्होंने 100 में से 94 मार्क्स सिक्योर्ड किए। सेकेंड नंबर पे आते हैं आराध्य गुप्ता, इन्होंने 100 में से 75 मार्क्स सिक्योर किए। और थर्ड नंबर पे आते हैं जितिन यादव, जिन्होंने 100 में से 68 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में प्रॉमिस किया था कि जो टॉप 3 पर्सन्स होंगे, उन टॉप 3 पर्सन्स को जो हमारा क्रैश कोर्स है, वो क्रैश कोर्स मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा। तो इन तीनों ही पर्सन को जो हमारा क्रैश कोर्स है RMS-CET से रिलेटेड, वो फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। अब तीनों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट डे आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्रैश कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं, वो इस क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो आपका आंसर होगा कि सर हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपको मिलते हैं अंडर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला आपको याद होगा कि राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, क्या है आपके पास? राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आ गया। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है। तीसरा क्या है? राइट अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे राइट नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके पास उपलब्ध है। फिर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, फिर आपके पास राइट है किसका? कल्चरल एंड एजुकेशनल। ठीक है, कल्चरल और एजुकेशनल है। और फिर आपके पास एक राइट है जिसको कि आप क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, रेमेडीज के रूप में जानते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 राइट आपके पास अवेलेबल है। अब देखिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो भैया है, हमने बात किया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये रहा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आपके पास, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है ना राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। राइट टू वर्क, कोई भी आपके पास राइट नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ व्हाट? तो देखिए, जो वर्गीज कुरियन है उनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट रेवोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, इनका 1 बिलियन लीटर आइडिया था, जो किससे रिलेटेड था? तो इंडिया के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है, इंडिया के अंदर किससे रिलेटेड? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्होंने काम किया था और उसी को व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में जाना गया था।
इन्हीं की मदद से गुजरात के आनंद के अंदर, कहाँ पे, गुजरात के आनंद के अंदर क्या किया गया था, बाद में एनसीडीएफ खोला गया, जो कि बाद में क्या हो गया था, अमूल डेयरी में कन्वर्ट हो गया था। तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेम द रिवर विच जोग फॉल इज सिचुएटेड। तो देखिए जोग एक वाटरफॉल है जो कि सरावती रिवर पे है। ठीक है, सरावती रिवर पे कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे कि शिवमोगा। ठीक है, शिवमोगा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ, कर्नाटका के अंदर, वहां पे जोग फॉल आपको देखने को मिलता है। हु इन्वेंटेड जीरो। तो देखिए जीरो के इन्वेंशन के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कहा, फिर आर्यभट्ट ने यहाँ पे इसका यूज किया था। तो बेसिकली ये दोनों ही क्या थे, इंडियंस थे। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडियन कर लेंगे। नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो देखिए पाक स्ट्रेट। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, ये इंडिया को और श्रीलंका को अलग करता है। कहाँ कहाँ पे, इंडिया का तो तमिलनाडु और श्रीलंका का जफना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। जबकि मैकमोहन स्ट्रेट नहीं है, मैकमोहन लाइन है। ठीक है, मैकमोहन क्या है, एक लाइन है, और ये जो लाइन है वो किन किन के बीच में है, तो देखिए जो फ्रंटियर था तिब्बत, ठीक है, क्या था, तिब्बत, और जो असम था, इंडिया का असम, कब की बात हो रही है, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर तिब्बत और कौन, असम के बीच में जो बाउंड्री थी उसे क्या नाम दिया गया था, मैकमोहन लाइन नाम दिया गया था। स्ट्रेट बिल्कुल भी गलत है। गोंडवाना स्ट्रेट कोई स्ट्रेट है नहीं, गोंडवाना एक बर्ड का नाम है। ठीक है, और गोंडवाना एक लैंड का भी टाइप है। जब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा कि लैंड मासेस बन रहे थे, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो लैंड आपने सुना था। तो गोंडवाना क्या था, लैंड था, कोई स्ट्रेट नहीं था। जबकि जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है यहाँ पे, ये अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के बीच में आता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी के बीच में आता है। ये किस किस को सेपरेट करता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जबकि पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम करता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के रूप में जन गण मन को क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था। इसे ओरिजिनली किसने क्रिएट किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे क्रिएट किया था। किस लैंग्वेज के अंदर, तो बंगाली लैंग्वेज के अंदर इसे सबसे पहले क्रिएट किया गया था। ठीक है, और कब सबसे पहले गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 के अंदर, जो कांग्रेस का कोलकाता सेशन था। ठीक है, जो कांग्रेस का कोलकाता सेशन था, वहां पे सबसे पहले इसे गाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू व्हाट। तो देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड और किससे, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको पूछ ले तो क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपके यहाँ पे एग रेवोल्यूशन है वो ब्रॉन्ज के रूप में जाना जाता है। द टर्म क्रॉल इज एसोसिएटेड टू विच गेम। तो देखिए जो गेम है स्विमिंग, उससे रिलेटेड टर्म है क्रॉल। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है वो भी, ठीक है, और एक टर्म है बटरफ्लाई। ठीक है, ये भी एसोसिएटेड है किससे, स्विमिंग से। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, क्रॉल, ये सारी किससे एसोसिएटेड है, स्विमिंग से।
वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, पहला एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था? तो देखिए 1951 के अंदर एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे 1951 के अंदर। और 1954 से एवरी 4 इयर्स के अंदर ये किए जाते हैं। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो देखिए 14th ऑफ सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन 1949 के दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने क्या किया था? अडॉप्ट किया था। किसे अडॉप्ट किया था? हिंदी को अडॉप्ट किया था। कैसे अडॉप्ट किया था? तो इन देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में हिंदी को चूज किया था। कब? 14th ऑफ सितंबर 1949 को। उसी टाइम से हम 14th सितंबर को क्या करते हैं? हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। Who designated the symbol of Indian rupee? इंडियन रुपी का ये वाला जो सिंबल है, आप देखते हैं ये सिंबल किसने बनाया था? तो ये जो सिंबल है ये उदय कुमार ने बनाया था। ठीक है, तो उदय कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who designed our national flag? ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग सबसे पहले 1921 में महात्मा गांधी के सामने प्रेजेंट किया गया था। किसने प्रेजेंट किया था? पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाया था। Who defined democracy as government of the people, by the people and for the people? तो अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्या थे? 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे 1861 से लेकर 1865 तक। इन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। When the earth is nearest to the sun in its orbit, it is said to be, तो देखिए ये आप सन समझ सकते हैं। सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में क्या करता है? अर्थ यहाँ पे चक्कर लगाता है। तो जब अर्थ सन के सबसे करीब होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेरीहीलियन कहते हैं। जब अर्थ और सन बहुत पास में होते हैं, नियरेस्ट पॉइंट पे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेरीहीलियन कहा जाता है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST, ठीक है, GMT से कितना आगे है? GMT ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, क्या है? ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, ये कहाँ है? लंदन के अंदर ग्रीनविच नाम की एक जगह है, वहां पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। तो उससे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? तो उससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 hours 30 minute, या फिर आप इसे 5:30 भी लिख सकते हैं। तो 5 hours 30 minute क्या है? आगे है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हाट? तो देखिए रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करने का काम करता है। अब अदर चीजें जो यहाँ पे दी है उनके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है विंड की, इसे हम किससे मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा एनीमोमीटर से। ठीक है, विंड कितनी तेज चल रही है उसकी वेलोसिटी हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अर्थ के रोटेशन का, तो एरे रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, क्या आएगा? एरे रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप की मदद से हम लोग इसे मेजर करते हैं। डेप्थ ऑफ द ओशन को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो फैथोमीटर से यहाँ पे मेजर करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है? रिक्टर स्केल क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने में हेल्प करता है। विच इज द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल? तो देखिए इजराइल की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है? मोसाद। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है, हम बाकी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ISI, ISI क्या है? तो ये है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है, और ये कहाँ की है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है।
थर्ड नंबर पे क्या आता है? CIA, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और ये जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है ये कहाँ की है? USA की है, ठीक है। और फिर डी पे क्या दिया हुआ है? KGB जो है वो कहाँ की सीक्रेट एजेंसी है? तो आपको याद रखना है कि ये सोवियत यूनियन की सीक्रेट एजेंसी के रूप में जानी जाती है। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड? तो जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज के रूप में जाना जाता है, जो अराउंड 7,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। What is measured by एनीमोमीटर? एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? विंड की स्पीड और विंड का प्रेशर मेजर करने का काम करता है, ठीक है। विंड की स्पीड और विंड का प्रेशर। जबकि रेन के लिए क्या आता है? रेन गेज आता है, ठीक है। रेन के लिए क्या आता है? रेन गेज आता है। टेम्परेचर के लिए आपको पता है थर्मोमीटर आता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर आता है। तो इन सभी डिवाइसेस का हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड? तो देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, जिसे कई बार SDSC के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा के अंदर है। और इंडिया का रॉकेट लॉन्च सेंटर है। क्या है ये? इंडिया का रॉकेट लॉन्च सेंटर। यहां से हम लोग क्या करते हैं? रॉकेट वगैरह को लॉन्च करते हैं। और किसके लिए काम करता है? तो ये इसरो के लिए काम करता है। इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किस जगह पे है? श्रीहरिकोटा में। और अगर आपसे स्टेट पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये कौन कौन से हैं? तो देखिए ये जो 6 फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक आपको डिनोट करते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए नंबर 1 पे जो आता है वो है आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है राइट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। फिर थर्ड नंबर पे जो आता है आपका वो क्या है? तो आप यहां पे बोलेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद जो नंबर 4 पे आता है वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, ये रिलीजियन से रिलेटेड है। उसके बाद नंबर 5 पे क्या है आपका? कल्चरल एंड एजुकेशनल, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। और सबसे लास्ट नंबर 6 पे क्या है आपका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। तो ये टोटल 6 आपके पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध हैं। व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ जापान कॉल्ड? तो देखिए जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। अब बाकी जो पार्लियामेंट है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बंस्टैग जो है ये कहाँ पे है? आप लोग बताएंगे जर्मनी के अंदर है। डूमा जो है, डूमा कहाँ पे है? रशिया के अंदर है। जबकि कांग्रेस जो है वो यूएस के अंदर है, ठीक है। तो ये आपके सामने अलग अलग टाइप के जो कंट्रीज है उनके अंदर वहां की पार्लियामेंट का नाम है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? तो देखिए राज्यसभा का अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आपकी क्या है? 250 है। इस 250 में आपको पता होना चाहिए कि 12 जो पर्सन्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें नॉमिनेट करते हैं। बाकी के जो पर्सन्स है वो इलेक्शन के थ्रू चूज होकर आते हैं।
वेयर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सिचुएटेड? अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसे स्टैब्लिश किया गया था कब? 1992 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। यह क्या काम करता है? तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग की जाती है। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। In which state is the ancient historical city of Lothal situated? लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। इसको 1954 में डिस्कवर किया गया था और 1955 में इसको एक्सकेवेटेड किया गया था। ठीक है, एक्सकेवेट किया गया था। एक्सकेवेट का मतलब खोद के निकालना। किसने निकाला? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसे एक्सकेवेट करके निकाला था। ठीक है, कब निकाला? 1955 के अंदर। कहां पे मिला? ये गुजरात के अंदर मिला। तो देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट अ रेट 5% फॉर 4 ईयर इज। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज PRT अपॉन 100। तो आपसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट, तो इसकी जगह आप SI रहने दीजिए। P प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या गिवन है? 500 रुपीज। तो P की जगह आप लिखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर में क्या गिवन है? 5%। तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई टी, और टी में क्या गिवन है? 4। तो इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 100 वन जा 100, 100 5 जा 500। ठीक, अब देखिए 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा? 100 रुपीज यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 100 रुपीज करेक्ट आंसर है। What is the complementary angle of 60 डिग्री? अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? तो ऐसे एंगल जिनका सम किसके इक्विवेलेंट हो? सर 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक, तो एक ए प्लस बी, दो का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक उनमें से क्या है? 60 डिग्री। तो आप क्या कर दो? 90 में से 60 को माइनस करो, जो आएगा वो आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सर 30 डिग्री। हाउ मेनी पर्सन्स विल बी एबल टू लिव फॉर 50 days ऑन फूड विच इज सफिशिएंट फॉर 400 पर्सन फॉर 10 days? तो इसके लिए देखियो, आपको MDH का फॉर्मूला याद होगा। यहाँ पे सिर्फ मैन और डे गिवन है, तो मैं M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैन नंबर 1, कितने पर्सन थे पहले? सर 400 पर्सन थे। कितने दिन तक रह सकते थे? सर 10 डेज तक। अब यहाँ पे देखो, मैन कितने डेज, तो हाउ मेनी पर्सन यहाँ पे आप ही से पूछ लिया है। ठीक है, क्या पूछ लिया? आप ही से पूछ लिया, तो आप यहाँ पे M रहने दो, M2। सेकेंड थिंग, दूसरा यहाँ पे क्या है? डेज। कितने डेज क्वेश्चन में गिवन है? सर 50 डेज गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको M की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 50। सॉल्व करेंगे, देखो तो 0 से आपने 0 काटा, 5 वन जा 5, 8 5 जा 40। तो m की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 10 दैट इज 80। तो कितने मैन वहां पे इजीली सरवाइव कर लेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 मैन। आपको इसे डेसिमल के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन था? 3/10। तो 3/10 को आप लिख सकते थे 0.3, 2/10 को आप लिख सकते थे 0.2, 7/100 को आप लिख सकते हो 0.07, और 2/100 को आप लिख सकते हो 0.02। इन सभी को सम कर दो, तो 0.3, 0.2, 0.07 और 0.02। ठीक है, इक्वल करने के लिए मैंने पीछे यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक, ऐड करो, 7 और 2 9, 3 और 2 5, तो 0.59 जो है वो आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द अमाउंट हुज 30% इज ₹6। तो मैं लिख सकता हूं कि अमाउंट को x मान लिया, उस x का 30% मतलब 30/100
इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 30। तो देखो 0 से 0 काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो आंसर क्या है आपका, 20 रुपीज। On dividing a number by 19, the quotient was 5 and the remainder was 5। तो आपको बताना है नंबर। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19, तो 19 क्या है, डिवीजर है, ठीक। कोशेंट आपको गिवन है, रिमाइंडर आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड क्या हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस का 5, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9, 95 प्लस 5। तो नंबर क्या है आपका 100। देखो चेक कर लो इसको, 100 को डिवाइड करो 19 से, 19 से 100 को डिवाइड करो सर, 19 5 जा तो सर 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9। तो रिमाइंडर कितना आया 5, यहाँ पे क्वोशंट कितना है 5। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। What should be the selling price of a cow whose cost is rupees 1500 to get 20% profit? तो आपको पता है जब कभी भी सेलिंग प्राइस आपको निकालना होता है तो क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यही करते हैं हम। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 100 प्लस 20 कितने हो गए, 120 अपॉन 100। सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, बचेगा क्या 15 मल्टीप्लाइड बाई 12, और जीरो का मैं बाद में लगा दूंगा। तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 1 0 5 3 8 1, और ये जो 10 का जीरो था ये भी तो लगाना है। तो आंसर कितना आएगा 1800। तो ऑप्शन नंबर ए 1800 आपका आंसर है। If the interest on a sum of rupees 500 is equals to 500 in 10 years, तो देखो टाइम आपको गिवन है 10 years। अब इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500, तो ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना है, तो आप लोग यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा किसके, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो 500। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर 500 है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाई रेट पूछा है R रहने दो, T 10 ईयर्स गिवन था तो 10 लिख दिया अपॉन का 100। सॉल्व करेंगे देखो, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई ये सारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये हो गया 500, 10 इज इक्वल्स टू आर, ठीक। सॉल्व करो, 500 से 500 गया, 10 से ये 0 गया, तो आर कितना बचा 10%। तो ऑप्शन नंबर सी 10% यहाँ पे आपका आंसर होगा। Which fraction should be divided by 3 upon 4 so that the quotient is 4 upon 5? ठीक है, जब कभी भी आपको बोला कि what fraction should be divided by 3 upon 4 ताकि quotient क्या आ जाए 4 upon 5 आ जाए, तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिविडेंड का फॉर्मूला ही क्या था, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5, इससे ये कट गया, 3 अपॉन 5 यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो सिंपल सा आंसर है वो 3 अपॉन 5 है। चेक कर लो, विच फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाय, तो 3 अपॉन 5 को डिवाइड करो 3 अपॉन 4 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3, कट के क्या बचेगा 4 अपॉन 5। क्वेश्चन में यही गिवन था। से क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। तो देखो 5 कहाँ पे है, ये रहा। अब 5 किस जगह है, 678.765, यानी कि इस जगह पे।
पॉइंट के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 अपॉन, अब पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं 1 और 1 2 3 यानी कि 1 2 3 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1000। देखो 5 अपॉन 1000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1000। द सम ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 20, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्राइम नंबर भी पता होने चाहिए और दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी है कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो 20 तक आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहला प्राइम नंबर आपके सामने आएगा 2, देन 3, देन 5, देन 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। 20 से छोटे ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो आपके सामने हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या 1 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्या 1 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर 1 नहीं होगा, ठीक है, प्राइम नंबर 1 नहीं होगा। तो अब इनको हम लोग यहाँ पे सम करेंगे। देखिए 19 और 11 का सम कर लो, ठीक, कितने हो गए 10 10 20 और 30। फिर इन दोनों का सम कर लो, ये भी कितने होंगे 30, तो 30 और 30 60 हो चुका है। 7 और 3 10 यानी कि 70 हो चुका है, प्लस 5 और 2 7, तो कितने हो गए टोटल 77 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। A man has a field measuring 60 acres. Of this, 12 acres have been ploughed. What part of the field is yet to be ploughed? अब टोटल क्या था सर 60 था, टोटल क्या था 60 था, उसमें से कितना प्लफ कर दिया, तो 12 प्लफ कर दिया। रिमेनिंग कितना है, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, रिमेनिंग पूछा है, तो रिमेनिंग कितना है सर 60 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और ये 48, तो रिमेनिंग पार्ट हो गया 48। और पूछा किसमें, फ्रैक्शन में, किसमें पूछा है, फ्रैक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा 48 अपॉन 60। तो इसे थोड़ा सा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो ये 4 अपॉन 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर होगा। The speed of a car is 80 km per hour. After 2 hours, it covers 1/4 of the total distance. तो आपको बताना है total distance क्या है। तो सबसे पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड में 80 लिख लेता हूँ। आफ्टर 2 hours इट कवर्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो पहले तो पता चले कि डिस्टेंस कितना था और टाइम क्या है 2 hours है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर। अब ये जो 160 किलोमीटर है ना इज 1/4 ऑफ द टोटल, तो लेट द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स, उसे हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया। तो x का 1/4 इज इक्वल्स टू 160 है, तो x क्या होगा 160 मल्टीप्लाइड बाई 4/1, तो x इज इक्वल्स टू 0, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6, तो टोटल कितने 640 किलोमीटर यहाँ पे आपका आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, अब आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आपको इसे सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले 37 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो देखिए 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 जा 63, 6 है रिमेनिंग, 9 3 जा 27 और 6, तो 27 और 3 30 प्लस 3 33, तो ये 3 आ गया। अब क्या है 45 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो देखिए 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 36 और 4 40, तो 405 आ गया। देन 18 मल्टीप्लाइड बाई 9, 8 9 जा 72, तो 7 9 1 जा 9 और 7, 9 और 7 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो 162। अब तीनों का क्या है बीच में सम लगाया हुआ है, तो आपको 333 405 और 162 को ऐड करना है। 5 प्लस 3 8, 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10,
4 3 7 और 1 8 और 1 9, तो टोटल क्या हो गया 900 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 7 किलोमीटर एंड 5 डेकामीटर इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए किलोमीटर और डेकामीटर एक कन्वर्जन टेबल मैंने आपको पहले बताया था। मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर के बाद क्या होता है डेकामीटर, ठीक है डेका मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर होता है डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। तो यहां पे क्या गिवन है डेकामीटर गिवन है, क्या गिवन है डेकामीटर गिवन है, और आपके जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे किस में गिवन है मीटर में गिवन है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक, और 1 डेकामीटर शॉर्ट में मैं डीएम लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या गिवन था 7 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 दैट इज 7000 मीटर, और यहाँ पे कितने डेकामीटर है 5 डेकामीटर है, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 50 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 7050 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, अब आपसे पूछा क्या गया है नेचुरल नंबर, ठीक है, और उसमें भी कौन सा नेचुरल नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते क्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर होते क्या हैं, तो देखिए इन मैथमेटिक्स द नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक। अब नेचुरल नंबर जो है वो क्या है काउंटिंग में आप लोग काउंट लेते हैं, तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है ये नंबर, कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1 हो जाएगा। 1/4 of one whole day and a night is equals to what। तो सबसे पहले तो ये बताओ 1 डे और नाइट में कितने आवर्स होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि सर 24 आवर्स होते हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 24 क्या होगा, देखो 4 1 जा 4 6 4 जा 24, तो कितना आंसर आ गया आपका 6 आवर्स आपका यहाँ पे आंसर आ गया। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 485 1029 लीविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो जब कभी भी ऐसा होता है आपको क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर में निकालना होता है HCF। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिमाइंडर भी छोड़ता है ये 5, क्या करता है ये रिमाइंडर छोड़ता है 5, तो क्या करें सबसे पहले रिमाइंडर जो लीव करता है ना उसे हटा देते हैं, ठीक। तो इसमें अगर आप -5 करोगे तो 480 बचेगा और ये बचेगा 1024, तो 480 और 1024 का यहाँ पे क्या निकालना है HCF निकालना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 4 2 जा 8 और 9 9 60, ये 4 यहाँ पे क्या बचेगा 4 और 2 6 64, 64 से 480 को डिवाइड देंगे, ठीक है साहब। तो कितनी टाइम्स लोगे आप 6 4 जा 24 9 4 टाइम्स कम हो जाता है, 64 से 5 टाइम्स लोगे 9 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 38 9 7 टाइम्स लेता हूँ 7 4 जा 28 7 6 जा 42 43 44, तो 448 आएगा, ठीक है। अब 448 में देखो यहाँ पे लिए 2 तो ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 32 से 64 को डिवाइड कीजिए, तो सर 32 2 टाइम्स में 64 आ जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा 32। चेक कर लीजिए, देखिए 32 से अब 485 को डिवाइड दीजिए, 1 टाइम्स में सर 32, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और ये आया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा किससे देता हूँ 5 से, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 1 16, रिमेनिंग क्या 5, तो देखो 5 रिमाइंडर बचा या नहीं। सेकेंड नंबर देखो 32 से 1029 को डिवाइड देके, ठीक, 3 टाइम्स 3 2 जा 6 3 3 जा 9, बचा क्या 69, 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 64, रिमाइंडर क्या बचा 5 बचाना। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है HCF निकालना। सेकेंड थिंग जब रिमाइंडर बच रहा है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है, उसको क्या करो माइनस करो
और जो नंबर है उनका HCF ले लो, आपका आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 1/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 1/9। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 9 9 जा 81 प्लस 1/9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होते हैं सर, 729 होते हैं। अब तीनों का LCM निकालो तो दैट इज 729। 9 की टेबल में 729 कितनी टाइम्स आता है, 81 टाइम्स आता है, तो इट इज 81। ठीक है, देन आफ्टर प्लस 81 के टेबल में 9 टाइम्स आता है और ये 1 टाइम्स आता है, ऐड करो 81 प्लस 9 90 प्लस 1 91 अपॉन 729 आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 12 पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन हाउ मेनी डेज विल 8 पर्सन फिनिश दैट वर्क। तो आपको वही सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, M1D1 इज इक्वल्स टू M2 और D2। तो देखो M1 पहले कितने पर्सन से, 12 पर्सन थे, कितने डेज में करते थे, 12 डेज में करते थे। अब M2 यहाँ पे गिवन है 8 पर्सन, तो यहाँ पे 8 ले लूंगा, D2 पता नहीं तो सर D मेरे को निकालना है, X मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 और 6, तो x की वैल्यू 6 3 जा 18 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इफ 1 डजन, देखो 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो अगर 12 नोटबुक की कॉस्ट क्या है, 252 रुपीज है। ठीक है, अगर क्या है 12 नोटबुक कॉस्ट इज इक्वल्स टू 252, तो बताओ 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या आएगी। तो सर 1 नोटबुक की कॉस्ट होगी 252 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स। ठीक, 252 नोटबुक की कॉस्ट आपके पास थी, 12 नोटबुक की कॉस्ट 252 थी, 1 नोटबुक की कॉस्ट हमने निकाली 252 अपॉन 12, तो 10 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, तो 10 नोटबुक की कॉस्ट इज इक्वल्स टू 252 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 10। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, बचा 12 वन टाइम, तो 21 और 0 210 रुपीज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो देखो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 फिर 15। अब यहाँ पे बोला है लेस देन 15, 15 से छोटे, तो 15 को हम काउंट नहीं करेंगे। इन सभी का क्या करना है, आपको सम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। अपॉन में क्या करेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लगा दूंगा। सॉल्व कीजिए, देखिए 13 प्लस 7 कितने हो गए, 20, 20 प्लस 9 29, और ये ऐड करो 11, 29 तो 30 और ये 40, 45 और 3 48 और 1 49 अपॉन 7। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं जो कि लेस देन 15 है, उनका एवरेज क्या होता है सर, 7 होता है। In a school there are 1200 students. If 40% गर्ल्स हैं देन बॉयज बताओ। भाई टोटल एक चीज बताओ, परसेंटेज में टोटल का मतलब क्या होता है, 100। ठीक, अब इसमें से अगर इसने बोला कि 40% क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 60% बचे हुए बॉयज हो जाएंगे। तो 1200 का 60 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, देखो 2 0 से 2 0 काटा, 12 6 72 और 0 कितने हुए, 720। तो टोटल कितने यहाँ पे हो जाएंगे बॉयज, तो आप बताओगे सर 720। 30% of a certain sum is 900, तो मान लो certain sum is x, तो x का 30 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 900। तो x की वैल्यू क्या होगी सर, 900 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 30,
0 से 0 काटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0, x की वैल्यू 30 और डबल 0 क्या हो जाएगा 3000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। Kiran bought a mobile for 6,000 rupees and sell it for 5,400। अब देखो वो लेकर आई थी 6,000 में, तो ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस। आपने क्या कर दिया सोल्ड बेच दिया, तो ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। व्हाट इज हिज लॉस परसेंट। अब यहाँ पे इसका लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक है हिज नहीं हर होना चाहिए। व्हाट इज हर लॉस परसेंट। तो देखो लॉस सबसे पहले तो आपको पता है लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब मुझे बताओ लॉस कैसे निकालेंगे। तो सर लॉस निकालने का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 6,000 माइनस एसपी 5,400। तो लॉस जो है वो कितना आएगा सर। तो सर यहाँ पे 600 रुपीज आपका लॉस आएगा। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है लॉस कितने हैं सर 600 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने की थी वो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो 2 0 से 2 0 काटा, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 1 जा 10, ये तो आंसर क्या आया 10%। तो 10% जो है वो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है लॉस का परसेंट। देखिए क्वेश्चन में आपको सिंबल्स चेंज करने हैं, तो यहाँ पे 21 के बाद डिवाइड का साइन है और डिवाइड के लिए क्या कहा है कि ये सब्ट्रैक्ट होता है 8। फिर क्या है प्लस, तो देखो प्लस को क्या लिखते हैं हम मल्टीप्लाई। फिर क्या हो गया 2, 2 के बाद क्या है माइनस, माइनस को क्या लिखते हैं हम प्लस। फिर क्या है 12 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को देखो यहाँ पे क्या लिखा जाता है डिवाइड लिखा जाता है, लिख लिया 3 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब बॉडमास के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 21 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16 प्लस का 4। अब देखो 21 प्लस 4 25 माइनस 16 कितने हो जाएंगे 5 4 9। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। 6 है प्लस है, अब प्लस की जगह क्या होना है मल्टीप्लाई होना है 7, मल्टीप्लाई जो है उसकी जगह क्या होना है डिवाइड 3। फिर क्या है माइनस, माइनस की जगह क्या लिखते हैं प्लस 8, डिवाइड है देखो डिवाइड की जगह क्या लिखा जाता है माइनस 20, करेक्ट है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या होता है डिवाइड, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 माइनस का 20, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 7 2 जा 14 प्लस 8 माइनस 20। 14 प्लस 8 करोगे तो 14 और 6 20 और 2 22 माइनस 20। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो देखो 15 मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई को क्या लिखा जाता है डिवाइड, तो लिख लिया डिवाइड 5। डिवाइड है, अब देखिए डिवाइड को क्या लिखते हैं -3, प्लस है तो प्लस को क्या लिखा जाता है मल्टीप्लाई 1, माइनस है माइनस का मतलब क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू व्हाट। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 3 होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 3 माइनस 3 1 जा 3 प्लस का 1, 3 में से 3 गए 0 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 1 बचेगा। तो आपका आंसर जो है वो प्लस का 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंबल्स चेंज करने हैं 9 माइनस, माइनस को क्या लिखा जाता है +3। फिर क्या है प्लस का 2, तो प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2। डिवाइड है, देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है -16, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड 2। बॉडमस के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा डिवाइड आएगा, तो 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 8। अब 9 और 6 कितने होंगे 9 1 10 5 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 क्या होगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 15 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई को क्या लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड लिखते हैं, तो डिवाइड लिख दिया। 6 प्लस, प्लस को क्या लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है 15 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। Some boys are sitting in a row.
P is sitting 14 from the left and Q is 7th from the right. ये एक रॉ है, ठीक। अगर मैं बात करूं तो P is sitting 14th from the left, ये जो लेफ्ट एंड से है यहां पे 14 नंबर पे कौन बैठा है? P बैठा है, ठीक है। एंड Q is 7th from the right, यहां पे मान लेते हैं Q है जो 7th में है लेकिन राइट से है, करेक्ट। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 1 2 3, ये 4 बॉयज हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रॉ? तो देखो P तो 14 था, अब ये वाला बॉय 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, तो यहां तक 18 हो गए। अब यहां पे देखो 7 6 5 4 3 2 1, तो अभी हमने काउंट किया था 14 14 के बाद ये 15 16 17 18, तो ये 19th है, ये 20 21 22 23 24 25, तो टोटल कितने बॉय हैं यहाँ पे? 25 बॉयज अवेलेबल हैं। पॉइंटिंग टू द लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, मंजू सेड, अब मंजू क्या कह रही है? शी यानी कि वो लेडी, ठीक है, इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। माई मदर, यहां पे मंजू है, ठीक, मंजू की मदर की बात करें। अच्छा, माई मदर सन, मंजू की मदर का जो सन होगा वो मंजू का क्या होगा? ब्रदर होगा। अच्छा, सी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ, ये जो है ना सन, इसके जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं यानी कि मंजू के भी फादर हैं, शी इज द सिस्टर ऑफ, ये कौन है? शी जो है वो उसकी सिस्टर है। अब यहां पे बताओ हु इज द लेडी टू मंजू, ये जो लेडी थी, शी जो लेडी थी वो मंजू की कौन लगती है? तो मंजू की फादर की सिस्टर। अच्छा, फादर की सिस्टर को क्या कहते हैं? आंट कहते हैं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर होगा। 6 boys are so standing that they form a circle each facing the center. अब कितने बॉय हैं? 6 बॉय हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी का फेस सेंटर में है। आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात, सुशील इज बिटवीन अशोक एंड विकास, हरी इज बिटवीन आलोक एंड अशोक, देन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ विकास? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, आलोक इज लेफ्ट टू प्रभात कैसे बोलोगे? इमीडिएट लेफ्ट राइट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, करेक्ट है। अब जहां पे आलोक और प्रभात है, इनको मिला के कोई क्वेश्चन निकालो तो आंसर हो जाएगा। हरी इज बिटवीन आलोक एंड अशोक, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आलोक, ठीक, और आलोक के साथ साथ यहां पे लिख लेता हूं अशोक, और हरी जो है ना वो इनके मिड में है। एक सिचुएशन ये हो सकती थी, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती थी उसके बारे में बात करूं मैं। आलोक है, यहां पे अशोक होगा, भाई पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है ना। अब यहां पे देखो हरी इज बिटवीन, तो यहां पे मैंने लिख लिया हरी, ये वाली लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, करेक्ट। अब ऐसे लाइन को खोजो जिसमें अशोक हरी और आलोक हो, जिसमें क्या हो? अशोक हरी और आलोक हो। अब देखो क्या लिखा है, सुनील इज बिटवीन अशोक एंड विकास, अशोक और विकास के बीच में, तो यहां पे अशोक, यहां पे विकास के बीच में ये आ गया सुनील। दूसरे में देखो अशोक और ये है विकास और यहां पे हो जाएगा सुनील, करेक्ट है। तो ये वाली लाइन को भी आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब देखो आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात, आलोक जो है वो प्रभात के लेफ्ट में है, तो यहां पे अगर प्रभात होता, क्योंकि एक ही जगह है, तो आलोक प्रभात के लेफ्ट में है क्या? अगर प्रभात का फेस सेंटर में है जैसा कि क्वेश्चन में बोला था तो हो जाएगा। यहां पे अगर आप प्रभात को लिखते तो प्रभात का राइट हैंड होता ना ये, तो ये गलत है, तो सही वाला आंसर कौन सा है? ये वाला है। अब इससे आंसर बताना है क्या? हु इज टू द लेफ्ट ऑफ विकास, पकड़ो विकास का है, ये रहा विकास, विकास का फेस का है अंदर, तो इसका लेफ्ट कौन सा हुआ? प्रभात हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, ठीक। अब मैं यहां पे लिख लूं, भाई ये हुआ सैटरडे, ये हुआ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, ये सैटरडे, डे बिफोर यस्टरडे, तो ये यस्टरडे और ये क्या है? टुडे, ठीक। टुडे के पहले यस्टरडे, यस्टरडे के डे बिफोर सैटरडे, तो आज कौन सा दिन हुआ? मंडे हुआ। सो टुमारो विल बी, अब कल क्या होगा? अगर आज मंडे है तो भाई कल क्या है? ट्यूसडे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
इफ ए इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बीज सन, ए जो है वो ब्रदर है ऑफ द सन ऑफ बी सन, बी है, बी के जो सन हुआ उसका भी जो सन है, ए इज द ब्रदर, इसका भाई कौन है, ए है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए कौन हो जाएगा, ग्रैंड सन ऑफ बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। द टाइम ऑन द वॉच इज 2:45, ठीक है, टाइम क्या गिवन है, 2:45 गिवन है। अब 2:45 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 2:45 का मतलब क्या है, अब 2:45 का मतलब यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके 3:45 का मतलब होता है 15 मिनट बिफोर 3, इसका मतलब 2:45। तो यहां पे अगर हम लोग एक वॉच जनरेट करें, ठीक है, एक वॉच अगर हम लोग जनरेट करें, सो 2:45 मीन्स 15 मिनट बिफोर 3, तो ये हुआ 3, ये हुआ 12, ये हुआ आपके 6, ये हुआ 9, मतलब 2:45 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आर का हैंड है और ये आपका मिनट का हैंड है, करेक्ट। 2:45 का मतलब होता है 2:45, तो ये 2:45 हो चुके हैं आपके सामने क्लॉक के अंदर, ठीक। अब यहां पे मैं टाइमिंग्स मेंशन करता हूं, बोला क्या है, इफ द मिनट हैंड पॉइंट द नॉर्थ ईस्ट, मिनट हैंड ये नॉर्थ ईस्ट बता रहा है, इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट, तो ये वाला डायरेक्शन आपको बताना है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक। अब डायरेक्शंस को देखिए आप, जनरली क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट है, करेक्ट, ये यहां पे क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट वाला जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, तो मतलब ये हो गया साउथ वेस्ट, करेक्ट। अब साउथ वेस्ट से अगर थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो क्या आएगा, साउथ आ जाएगा, भाई साउथ वेस्ट से लेफ्ट में जाओगे ना 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साउथ आ जाएगा, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये इनके मिड में तो होगा साउथ, लेकिन 2:45 है तो क्लॉक 3 के पास होगा, तो ऐसे में साउथ वेस्ट जो है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वन मॉर्निंग राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, दोनों फेस टू फेस देख रहे हैं। इफ श्याम्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, अब यहां पे एक चीज देखना, ये मॉर्निंग है, ईस्ट है और वेस्ट है, सन आपका मॉर्निंग में कहां होता है, ईस्ट में होता है, तो किसी की भी जो शैडो होती है वो कहां बनती है, यहां बनती है, करेक्ट है। अब इफ द शैडो ऑफ इफ श्याम्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, राम के राइट में कब होगा, जब मान लेते हैं कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, राम का फेस कहाँ पे है, साउथ में है, श्याम का फेस कहाँ पे, नॉर्थ में, तो श्याम का जो शैडो बन रहा है वो वेस्ट में बन रहा है, और राम का राइट हैंड क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि राम का जो फेस है वो नीचे साउथ की तरफ है। तो इन विच डायरेक्शन श्याम इज फेसिंग, तो देखो श्याम का फेस कहां था, सामने, यानी कि ऊपर, ऊपर क्या है, नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो सीरीज का एक क्वेश्चन है, इसमें गिवन है ए, सी, क्वेश्चन मार्क, जी और आई, सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा ए के बाद सी कैसे आया, तो आपने सिर्फ बी को गैप दिया है, अब यहाँ पे देखो जी के बाद एच का गैप देते हो तो आई आता है, मतलब एक एक अल्फाबेट का यहाँ पे गैप है, तो सी के बाद अगर हम लोग डी का गैप देंगे तो यहाँ पे ई आना चाहिए, ई के बाद एफ का गैप देंगे तो यहाँ पे जी है, दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ई। यहाँ पे क्वेश्चन में एम डबल ए एल एम एल एम ए गिवन है, और आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपको एक ही चीज देखने को मिल रही है कि चारों अल्फाबेट सेम है, करेक्ट है। अब यहाँ पे ऑर्डर देखो इसका, अगर मैं इसको 1 2 3 4 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि 3 4 1 2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 4 1 2 3। तो ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट में अल्फाबेट था उसको लास्ट में डाल दिया, और बाकी सारे देखो ए एल यहाँ पे कॉमन है। अब यहाँ का जो ए था उसको लास्ट में यहाँ पे डाल दिया, और बाकी ए एल एम कॉमन है।
अब ये वाला L को लास्ट में डाल दिया और LMA कॉमन है, तो क्या करो L को लिखो लास्ट में और MAA को कॉमन रहने दो, तो आंसर क्या होगा MAAL। ठीक है, MAAL देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। यहां पे गिवन है J14 L16 P20 R22, करेक्ट। अब देखो 14 से 16 प्लस 2, 16 से प्लस 2 करोगे तो 18 आना चाहिए, 18 में प्लस 2 20 और प्लस 2 22, तो आंसर वो होगा जिसमें क्या हो 18 हो। तो देखो दो ऑप्शन कट गए, अब आपके पास हिंट है कि M होगा या N होगा। देखो J के बाद K को छोड़ा L आया, L के बाद क्या करोगे आप, M को छोड़ोगे तो क्या आना चाहिए N, N के बाद देखो O को छोड़ो P, P के बाद Q को छोड़ो R, तो आंसर क्या हो जाएगा N18 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सीरीज के क्वेश्चन में 9 देन 11 देन 20 31 डैश और 82 गिवन है। 9 से 11 कैसे हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो नहीं, यहाँ पे दूसरा लॉजिक दिख रहा है, 11 प्लस 9 कितने होते हैं 20, देखो 20 प्लस 11 31, तो 31 प्लस 20 कितने होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 प्लस 11 20 हुआ, 11 प्लस 20 की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 प्लस 31 करेंगे तो सर यहाँ पे हो जाएंगे 51, और फिर देखो 51 प्लस 31 अगर मैं करता हूं यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे 82, तो करेक्ट है ना, तो 51 जो होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर है। 4 7 3 6 2 5 क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4, एक को छोड़ो 3, 3 को छोड़ो 2, 2 को छोड़ो 1 आना चाहिए, करेक्ट है। यहाँ देखो 7 से 6, 6 से 5, 5 से अगला 4 होता, तो यहाँ पे पूछा जो है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए RMPL, उसके बाद क्या गिवन है LPMR, करेक्ट, ACDG और अगला आपको बताना है, तो आंसर श्योर है कि ACDG ही होगा। अब यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर कैसे चेंज किया वो देखो, फर्स्ट R था उसको लास्ट बनाया, जो लास्ट था उसको फर्स्ट बनाया, तो दैट मीन्स G से स्टार्ट करो A पे एंड करो। M और P था तो इसको क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे C और D था तो इसको भी आप रिवर्स कर दो, तो आंसर क्या होगा कैपिटल G स्मॉल d C और कैपिटल A, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 4 को रिलेट किया है 9 से, तो किसको आप रिलेट कर पाओगे 25 से, तो देखो 4 और 9 में आप यहाँ पे बोल सकते हैं +5 का है, और यहाँ पे अगर आप +5 करते हो तो 20 होना चाहिए, करेक्ट है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए, ज्यादा लॉजिकल यही है, तो 16 जो होगा वो हम लोग आंसर में चूज करेंगे। देखो सीरीज कंप्लीट करनी है 5 13 क्वेश्चन मार्क 109 325 973 नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट है। तो यहां पे आइडेंटिफाई करने से बेहतर है कि हम आगे के नंबर्स में आइडेंटिफाई करें। देखो 109 का 327 हुआ, कैसे हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो जाएंगे 327 माइनस 2 325, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, माइनस 2 करो तो यहाँ पे 973 आता है। यहाँ पे भी चेक कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने होंगे 5 3 जा 15 माइनस 2 13, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 3 13 3 जा 39 माइनस 2 कितने होंगे 37 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। आपको कुछ अल्फाबेट्स गिवन है और इनमें से आपको अलग चूज करना है, करेक्ट है। देखिए चंडीगढ़ इज अ कैपिटल, केरला इज अ स्टेट, मणिपुर इज अ स्टेट एंड आंध्र प्रदेश इज अ स्टेट, तो आंसर क्या हो जाएगा चंडीगढ़। येन, लीरा एंड डॉलर करेंसी है, जबकि ऑन्स जो है वो वेट को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है, स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर है, रोम्बस एक क्लोज्ड फिगर है, जबकि टैंजेंट जो होता है वो सर्कल का एक छोटा पार्ट होता है। कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर है, गोदावरी रिवर है, नैनी इज नॉट अ रिवर। मई, जून, अगस्त एंड सितंबर, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैन में कितने? 31 डेज। फेब में 28 और 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई के अंदर क्या हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। तो मई में कितने डेज हैं? यहाँ पे 31 है। जून के अंदर क्या होंगे? तो 30 होंगे। जुलाई के अंदर क्या होंगे? देखो, जून में 30 है, जुलाई में 31 है, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो जुलाई के अंदर क्या हुआ? 31 हुआ, अगस्त के अंदर 31 हुआ, सितंबर में कितने? 30 हैं। तो बाकी सभी में 31 है और सितंबर में 30 है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? सितंबर अलग हो जाएगा। अब देखिए हमारे सामने एक पैसेज है। पैसेज की शुरुआत होती है कि वर्ल्ड जो है बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इसके अंदर जो भी प्रोग्रेस हुई है वो शैटर्ड हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी अगर हम वर्ल्ड पीस या फिर पीस को अचीव नहीं कर पाते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशंस और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मतलब टेक्निकल नॉलेज जो भी हमने इतनी सारी लाए हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड क्लोजर हो गया है। अगर एक कंट्री सफर करती है तो जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज भी सफर करती है। हम वी मतलब कि वी हैव बिकम इंटर रिस्पॉन्सिबल, हम अब इंटर रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री के सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। इसने इसने एक नेसेसिटी लेके आई है किस चीज की? इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अब पीपल शुड अंडरस्टैंड, लोगों को समझना होगा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उनके अच्छे फ्रेंडली रिलेशन वाले भाई बहन हैं, ठीक है। अब ये जो नैरो बाउंड्रीज हैं, नैरो बाउंड्रीज किस चीज की? नेशनलिज्म की और पेट्रियोटिज्म की, ये हमारे को खत्म करनी होंगी। तो ऑथर का ये कहना है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है हमारे एक बड़ी फैमिली की तरह है और हम जो नेशनैलिटी के नाम पे जो भी पूरी वायलेंस वगैरह करते हैं वो हमारे को खत्म करनी होगी। अब इसके बाद में कहा जाता है अनलेस वी अंडरस्टैंड द लेसन ऑफ, मतलब कि अगर हम ये लेसन नहीं समझते हैं, कौन सा लेसन? लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीनो दो का जो लेसन है हम नहीं समझते हैं तो हम अपने लास्ट लेग में हैं, मतलब हमारे पास ये लास्ट चांस है। अगर एक और वॉर ब्रेकआउट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से एंटायर ह्यूमन रेस जो है वो खत्म हो सकती है। तो हमारे को क्या स्टैब्लिश करना होगा? इससे बचने के लिए स्टैब्लिश करना होगा लव और सिंपैथी, गुडविल, हैप्पीनेस को अमंग आवरसेल्फ, मतलब अपन लोगों के बीच में। वी स्टिल सेव, वी स्टिल सेव, मतलब अगर हम ये स्टैब्लिश कर लेते हैं तो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से हम बचा लेंगे। अब लिव और लेट लिव ये किसका है? ये एक साउंड रिलीजन है, ठीक है, ये एक साउंड रिलीजन है। और ये किसने दिया था? ये हम कह सकते हैं कि ये हर कोई बोलता आ रहा है, गौतम बुद्धा से महात्मा गांधी तक, ठीक है। अ नंबर ऑफ ग्रेट पर्सन हैव प्लीडेड, मतलब कि बहुत सारे महान लोगों ने कहा है कि जियो और जीनो दो, म्यूचुअल लव करो, म्यूचुअल ब्रदरली फीलिंग रखो। अब हम इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, चिल्ड्रन है हेवनली फादर के, मतलब हमारे फादर कौन है? सबके एक ही पिता हैं, वो है परम पिता परमेश्वर जो कि हेवन में रहता है। वी देयरफॉर शुड लिव इन पीस, मतलब इसलिए हमारे को शांति से रहना चाहिए। देयर इज दी, ठीक है, देयर इज दी ओनली वे बाय विच वी कैन गो अलोंग द रोड ऑफ प्रोग्रेस, यही एक लौता तरीका है जिससे हम आगे सक्सेस की रोड के ऊपर बढ़ सकते हैं। चलिए अब हमने पैसेज पढ़ लिया तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास पहला है, ऑल आर प्रोग्रेस विल बी डिस्ट्रॉयड, हमारी पूरी की पूरी प्रोग्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाता है? अगर देखिए पूरी की पूरी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी अगर हम सिक्योर नहीं कर पाते हैं क्या? वर्ल्ड पीस, ठीक है, या फिर पीस हम सिक्योर नहीं कर पाते। ये हमारे को स्टार्टिंग की लाइन के अंदर गिवन है। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है, साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज मेड इट नेसेसरी, साइंटिफिक प्रोसेस ने अब क्या नेसेसरी कर दिया है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से क्या करें? इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं हम अच्छे से मैनेज करें, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, टू हैव इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट आ जाता है, द होल ऑफ मैनकाइंड विल बी डिस्ट्रॉयड इफ, अब पूरा का पूरा जो मैनकाइंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? अगर वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, ये हमारे को यहां पे गिवन है, ठीक है, कि अगर वॉर ब्रेक हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे को गिवन है कि लिव एंड लेट लिव, ये क्या है? एक रॉन्ग प्रिंसिपल है? नहीं, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है। टू बी अवॉइडेड है? नहीं। ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट? नहीं। ये हमारे को लास्ट की लाइंस के अंदर गिवन है। ये क्या है? एक साउंड रिलीजन है, ठीक है, एक साउंड रिलीजन है, ये हमारे को कहा है।
अब इसके बाद गॉड इंप्लाई क्या करता है, तो ये गॉड के बारे में हमारे को कहां बात कही गई है, तो ये लास्ट की लाइंस के अंदर कही गई है और ये रहा गॉड का रेफरेंस, गॉड इन हेवन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविल बिल्कुल भी नहीं है, रूलर ऑफ हेल अननोन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे को फादर इन हेवन कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, गिव वन वर्ड फॉर द सेंटेंस। एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, मतलब एक ऐसा पिंजरा या फिर एक ऐसी जगह जहां पे किसको रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवियरी। ठीक है, एवियरी हम बोलते हैं जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। जू क्या होता है, जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है। एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम वो जगह होती है जहां पे फिशेस या एक्वेटिक लाइफ को रखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर वेल वगैरह भी हो सकती है, वेल बिगेस्ट मैमल में काउंट होती है। अब एपियरी क्या होती है, तो एपियरी जहां पे बीज को रखा जाता है, मतलब बीज हाइव में रहती हैं लेकिन बहुत सारे हाइव हो तो एपियरी उसे कहते हैं। तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एवियरी। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्लूटोक्रेसी क्या होता है, तो प्लूटोक्रेसी अमीर लोग बाग जो सरकार चलाते हैं उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। अब थियोक्रेसी क्या होता है, तो थियोक्रेसी होता है हमारे जहां पे रिलीजियस लोग बाग क्या चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, मतलब प्रीस्ट वगैरह हो गए वो सारे लोग बाग, या फिर हमारे चर्च वगैरह की जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि वेटिकन सिटी के अंदर चलती है, तो वो थियोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट आती है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी कंसेप्ट होता है जहां पे हमारी कंट्री जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो शुरुआत से देखते हैं, ऑटोक्रेसी क्या थी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया बाय वेल्दी पर्सन। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी बाय रिलीजियस पीपल। और डेमोक्रेसी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर। अब देखिए सीक्रेट एजेंट तो हो नहीं सकता, एम्बेसडर हम उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। फिर मिनिस्टर आ जाते हैं, पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन और मिनिस्टर तो हमारे देश के अंदर होते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन कौन होता है, जो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर वो इलेक्ट होकर किसी पोस्ट पे चले जाते हैं तो हम उन्हें मिनिस्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, A person who does not believe in the existence of God, जो भगवान के अंदर ही विश्वास नहीं रखता है, वो ऐसा बोलता है कि भगवान है ही नहीं। अब देखिए थेइस्ट कौन होते हैं, जो भगवान के अंदर विश्वास रखता है कि भगवान है। अब उसके आगे आप ए लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो गया, तो वो क्या हो गया, एथीस्ट। एथीस्ट हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथीस्ट। नेक्स्ट आ जाता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है, पैसिफिस्ट जो केवल और केवल शांति के अंदर बिलीव करता है, लड़ाई लड़ाई माफ करो, मतलब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमारे को बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो पैसिफिस्ट कहलाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स की स्टडी हम क्या कहते हैं, ओरिएंटोलॉजी। ठीक है, ओरिएंटोलॉजी, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर आ जाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी को हम बोलते हैं कि स्टार्स वगैरह की या यूनिवर्स की हेवनली बॉडीज वगैरह हो गई, जैसे कि हमारे अदर प्लैनेट्स हो गए, उनकी स्टडी को। जूओलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जूओलॉजी को हम बोलते हैं कि भाई जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको स्टडी करना। अब देखिए बात आती है ऑस्मोलॉजी की। तो ऑस्मोलॉजी क्या होती है, ऑस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्मेल्स। स्मेल्स वगैरह हो गए, मतलब कि हमारी कोई ओडर वगैरह आ रही है तो वो ह्यूमन बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, या फिर हमारे को कोई स्मेल अच्छी क्यों लगती है, खराब क्यों लगती है, वो ऑस्मोलॉजी में आता है। आई थिंक यहाँ पे मैं ये जो वर्ड है एस्थेटिक भूल गया था। तो एस्थेटिक का मतलब होता है कि जो इंसान ना तो फिजिकल प्लेजर वगैरह को अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट करता है, ना ही वो पेन को कहीं भी गलत मानता है फॉर रिलीजियस पर्पस। मतलब कि क्या, खुद की बॉडी को कष्ट देना, फिजिकल प्लेजर वगैरह नहीं देना कि भाई सर्दी लग रही है तो क्यों ना हम अच्छे मोटे कपड़े पहन ले, तो बॉडी को पेन हो रहा है होने दो। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी अच्छा टेस्टी नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि वो रिलीजियस पर्पस से है, हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो एस्थेटिक उन्हें बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है बार्किंग डॉग्स। तो हमारे को यहाँ पे जो काम करना है वो है कंप्लीट ईच ईडियम। तो ईडियम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बार्किंग डॉग,
सेल्डम बाइट्स आएगा। ठीक है, सेल्डम बाइट्स मतलब जो डॉग्स बार्क करते हैं वो एक्चुअल में काटते नहीं हैं, बस बातें ही करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा बाइट। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग क्या, डॉग्स आ गया, तो डॉग्स का हम अपोजिट क्या ले सकते हैं, कैट्स ले सकते हैं। अब देखिए ईडियम्स के अंदर या तो आपको आते हैं या फिर आपको नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आप इनको सही कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट आ जाता है द बॉय ट्राइड टू रीड, बॉय ट्राइड टू रीड क्या, बिटवीन दी लाइन्स। अब देखिए इसके अंदर तो आप गेस भी नहीं कर सकते थे, बिटवीन दी लाइन्स क्या होती है, खाली स्पेस होती है, लेकिन इसका एक अदर मीनिंग भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा मीनिंग, कि जो लाइन्स के अंदर नहीं लिखा है लेकिन हम उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकें कि भाई हमारे को कोई भी काम दिया गया है, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया है, तो वो क्यों दिया गया है, क्योंकि टीचर हमारे से एक्सपेक्ट करता है कि हम और अच्छा दूसरों से परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया है। यू कैन ओवर परफॉर्म बेटर देन दी अदर्स। तो ये द बॉय ट्राइड टू रीड बिटवीन द लाइन्स का हम मीनिंग या फिर यूज कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यहां पे मैं ये लिख देता हूं, नेक्स्ट आ जाता है लेट्स कॉल इट अ क्या, तो डे, मतलब आज हमने काफी काम कर लिया है, अब हम और काम नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट आ जाता है यू कांट टीच एन ओल्ड क्या, डॉग। ठीक है, यहां पे आएगा डॉग। हम किसी पुराने डॉग को एक नई ट्रिक नहीं सिखा सकते, जो वो सीख सकता था उसने वो सारी चीजें सीख ली, बस ये इतना ही काफी है, अब हम इससे ज्यादा उसको नहीं सिखा सकते। ठीक है, यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग एन न्यू ट्रिक। ठीक है, अ न्यू ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट वर्ड। अब चूज द करेक्ट वर्ड हमारे से स्पेलिंग का पूछा गया है, तो चलिए मिसलेनियस की स्पेलिंग हम अपने आप लिख के देखते हैं, ऑप्शन हमारा अपने आप सही हो जाएगा। मिस, MIS, मिस, सेल, SCELL, एनियस, ANEOUS, मिसलेनियस। अब ये स्पेलिंग के अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है, MIS, ठीक है, डबल C आ गया, ये गलत हो जाएगा, डबल S आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां तक MIS, CELL, ANEOUS, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरिया, DIARRHEA, डायरिया। अब ये हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गिवन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सियंशियस, कॉन्सियंशियस। अब स्पेलिंग लिख करके देखते हैं, CONSCINTIOUS, कॉन्सियंशियस। अब ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ये हम देखते हैं, ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा इसके अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बैरस, EMBARRASS, एम्बैरस। ठीक है, तो एम्बैरस के अंदर कभी भी आपके ई नहीं आता है, इसके अंदर आपको सिंपली एक ही चीज ध्यान रखनी है, डबल ए होते हैं, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, डबल आर होते हैं और डबल एस होते हैं। चलिए अब हम ऑप्शंस के अंदर इसको देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिसेंडेंट, डिसेंडेंट कौन सा होगा, डिसेंडेंट हमारा होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, DESCENDANT, डिसेंडेंट। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे से पूछा गया है फिल इन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव वगैरह हमारे को चूज करना है। ही सॉ एन, अब यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते थे, केवल और केवल एन लगा सकते थे। ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हमारे को याद रखने होंगे, तो वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, A-E-I-O-U, तो ये हमारे वॉवेल्स हो गए। इनके आगे क्या लगता है, एन लगता है। ही सॉ एन एलिफेंट। अब हिज फादर इज ए, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है, तो यहां पे लग जाएगा ए। हिज फादर इज ए MLA, ठीक है, द MLA नहीं होगा। द MLA क्यों नहीं, क्योंकि जब हमारे को बिल्कुल श्योर होता है कि केवल और केवल एक है, तभी हम दा लगाते हैं, इसलिए अ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दिस इज अ, क्यों, क्योंकि यहां पे ये क्या है,
ये है हमारे ए क्या, ये है हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसलिए अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब इसके बाद में आ जाता है ही इज गोइंग टू दिल्ली विद अ फ्रेंड। यहां पे फिर से हमारे क्या आ जाएगा, फिर से हमारे आ जाएगा कॉन्सोनेंट वाला रोल। अब देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास, तो यहाँ पे हमारे ए एन द कुछ भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये हमारे काउंटेबल नहीं है, ये हमारे क्या आ जाते हैं, अनकाउंटेबल। तो फिर वहां पे क्या लगेगा, सम। तो हमारे को एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, तो हमने लगा दिया यहाँ पे सम। तो चलिए यहाँ पे सम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस भी मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिए हैं, टिक कर दिए हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। टोटल 100 क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, 25 ईच सेक्शन के आपके सामने रखे, और आई होप आप लोगों ने इजीली इन्हें समझा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप दिए गए इन प्लेसेस पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।